नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम वीकली कंपाइलेशन का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक हफ्ते की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उन सबको कवर कर लिया जाएगा। हम ये ट्राई करेंगे कि वीक की जो टॉप 10 जो आपकी न्यूज़ रहेगी उसको इस वीडियो में कवर अप कर दिया जाए। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड इस पीडीएफ को कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये जो वीकली कंपाइलेशन है हर संडे जो है ये वीडियो आ जाया करेगी 9:05 पे सुबह, तो आप इसको देख सकते हैं फिर से। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर माह में होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उन सब का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनल डेज़ यानी कि राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 14 अक्टूबर को महालय श्राद्ध होता है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और 23 अक्टूबर को दुर्गा नवमी होता है। 24 अक्टूबर को दशहरा का आयोजन हुआ था और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 18 अक्टूबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को विश्व श्वसन दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को विश्व स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। आज के मोटिवेशन की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशन है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होनी चाहिए। ये जो कोट्स है ये हमारे प्रिय बिल गेट्स जी ने कहा था। तो आप भी इसको अपने ज़िंदगी में आत्मसात कर सकते हैं कि शॉर्टकट अपनाने की बजाय आप अपनी मेहनत के ऊपर, आप अपने दृढ़ संकल्प के ऊपर और आप अपने समर्पण के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और किसी भी गोल को आप अचीव कर सकते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है कि ईरान का मोहाजिर 10 ड्रोन जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ईरान ने मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। यह जो ड्रोन है एक मध्यम आकार का लंबी दूरी वाला युद्धक ड्रोन है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। यह जो ड्रोन है यह ईरान को अपने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने और अपने विरोधियों के खिलाफ हमले करने की क्षमता प्रदान करता है। जो ये मोहाजिर 10 जो है ड्रोन के उद्घाटन ने मध्य पूर्व में सुरक्षा की स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है और इजराइल ने इसके ऊपर एक कमेंट किया है कि यह जो मोहाजिर 10 ड्रोन है यह एक गंभीर खतरा बताया गया है और इजराइल ने यह कहा है कि वह इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी देगा। अगर मोहाजिर 10 ड्रोन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। जो इसकी उड़ान की जो गति है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका जो वज़न है वो 2000 किलोग्राम का है और हथियार ले जाने की जो इसकी क्षमता है वो 300 किलोग्राम का है। आज का पहला न्यूज़ ये हुआ। आज के दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की दूसरी न्यूज़ है कि डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है वो LBBI एयरपोर्ट के ऊपर इसकी शुरुआत हो गई है। गुवाहाटी का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है गोपीनाथ
बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि LBBI या पूर्वोत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा ये बन गया है जो डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला है। डिजी यात्रा में होगा क्या? डिजी यात्रा एक डिजिटल हवाई यात्रा प्रणाली है जो चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग करके यात्रियों की यात्रा को तेज और आसान बनाती है। इस सुविधा के तहत यात्री अपने स्मार्टफोन पर ही एक डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चेहरे की एक तस्वीर जो है वो अपलोड कर सकते हैं उस पर। एक बार जब यात्री का चेहरा एयरपोर्ट के डिजी यात्रा टर्मिनलों पर स्कैन किया जाता है तो उन्हें चेक इन पॉइंट पर, बोर्डिंग पॉइंट पर और अन्य हवाई अड्डों की प्रक्रियाओं के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस डिजी यात्रा के लाभ की बात की जाए तो इस डिजी यात्रा की सुविधा से तेज़ और आसानी तरीके से हम चेक इन और चेकआउट कर सकते हैं। बिना लाइन में लगे हम बोर्डिंग कर सकते हैं। समय और पैसे की बचत भी होगी। समय और पैसे की बचत इस वजह से होगी, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली मेट्रो जो चलती है उसमें जब आप टिकट टोकन लेने जाते हैं तो उसका प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप जो मेट्रो कार्ड बनता है, अगर आप एक बार मेट्रो कार्ड बना लेते हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं ना, वो चार्जेस थोड़े से कम लगते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल ये डिजी यात्रा में ये सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी और अधिक सुविधाजनक और कुशल हवाई यात्रा भी इससे हो सकेगी। तो ये आज की दूसरी न्यूज़ हुई। आज की तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा न्यूज़ है कि ABDM माइक्रोसाइट के बारे में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2023 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारत की पहली ABDM माइक्रोसाइट जो है वह लॉन्च की है। इस माइक्रोसाइट के माध्यम से क्या होगा? इस माइक्रोसाइट के माध्यम से मिजोरम के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो नीचे बताए गए हैं। महत्वपूर्ण फीचर क्या है? पहला है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप इसके थ्रू। स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है वो आप एक जगह अपना रख सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ उठा सकते हैं। अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ कैसे उठाया जाएगा? जैसे क्या क्या होता है ना कि अगर आप मतलब ऑनलाइन नहीं करते हैं तो सब कुछ ऑफलाइन प्रोसीजर में काफ़ी देरी हो जाती है, लेकिन अगर ऑनलाइन सुविधा ये रहेगी तो स्वास्थ्य बीमा का भी तुरंत लाभ आप उठा सकते हैं। और चौथा इसका फ़ायदा होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होगी। और NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इससे पहले आइजोल में रिलीज़ होने से पहले मुंबई के लिए, अहमदाबाद के लिए और सूरत में ABDM माइक्रोसाइट्स प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत की थी। और इस समय अगर NHA की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेश भूषण जी हैं। अगर मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरमथंगा जी हैं। और ये जो बनाया गया है साइट, ये आयुष्मान भारत के तहत बनाया गया है। आज के चौथे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ है कि भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव जो है वह विकसित हो गया है। गोवा में, भारत का एक राज्य है, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है प्रमोद सावंत जी ने उत्तरी गोवा में, मैंने गोवा की जो सीरीज़ बताई थी उसमें मैंने गोवा को बताया था 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उसमें से जो एक गोवा है, उत्तरी गोवा का एक गांव है जिसका नाम है मायेम गांव। इसका जो जैव विविधता एटलस जो है वो जारी किया गया है। उन्होंने इस एटलस को भारत में किसी गांव का पहला एटलस जो है यह करार दिया है। इस एटलस के अनुसार मायेम गांव में 200 से अधिक प्रजातियों के पौधे, 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी और 20 से अधिक प्रजातियों के जानवर जो है वो पाए जाते हैं। गांव में एक प्राकृतिक झील भी है जिसे मायेम झील भी कहा जाता है और झील में मछलियों, मगरमच्छों और अन्य जलीय जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। एटलस के जारी होने पर मुख्यमंत्री सावंत जी ने यह कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत का पहला ऐसा एटलस है जो किसी गांव की जैव विविधता का व्यापक विवरण प्रदान करता है। यह एटलस जो है वो मायेम गांव की जैव विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये न्यूज़ हुई भारत के पहले बायोडाइवर्सिटी गांव के बारे में। आज के 5वें न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़ है कि भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है वह डेवलप हो चुका है। तो इसके थ्रू
कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग यानी कि CME ने पुणे जो कि महाराष्ट्र में है अपने परिसर में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके भारत का पहला, ये चीज़ याद रखिएगा, ये भारत का पहला कार्बन नकारात्मक गैरीसन जो है वह बन गया है। यह जो संयंत्र है CME के परिसर की बिजली की मांग को पूरा करेगा और इसके अतिरिक्त भी यह 15,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक बचत भी करेगा। CME की उपलब्धि के कई फायदे माने जाते हैं। सबसे पहले यह CME को ही अपने परिसर की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके मदद करेगा। इससे CME को अपने ऊर्जा बिलों में बचत होगी और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। दूसरी अगर बात की जाए इसके बेनिफिट की, तो CME की उपलब्धि जो है वह भारत के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। यह अन्य संस्थाओं और संगठनों को अपने ऊर्जा उत्पादन को नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो ये 5वीं न्यूज़ हुई भारत के पहले कार्बन निगेटिव गैरीसन के बारे में। आज की 6वीं न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 6th न्यूज़ है कि 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस जो है इसका आयोजन किया गया। 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर 24 और 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। इस सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई थी, जिसमें से कुछ विषय नीचे दिए गए हैं। पहले जिस विषय के बारे में चर्चा हुई थी वह थी ई गवर्नेंस में नवाचार के बारे में। दूसरा, नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में। जिला स्तरीय पहल के बारे में भी चर्चा हुई थी। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर शोध की भी बात हुई थी। और स्टार्टअप द्वारा उभरती जो एक तरीके से प्रौद्योगिकियां हैं उनके बारे में भी इसमें डिस्कशन जो है वह हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 16 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। इन पुरस्कारों को ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मान्यता देने के लिए दिया गया था। तो 6वीं न्यूज़ हुई 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस के बारे में। आज की 7वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में दी गई थी। इन पुरस्कारों को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस साल पुरस्कारों में अगर बात की जाए तो आर माधवन जी की एक फिल्म थी जिसका नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए चुना गया। उसके बाद अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट जी को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वह निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया जो कि एक मराठी फिल्म है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया जो कि मिमी मूवी के लिए दिया गया। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है वो पल्लवी जोशी को दिया गया द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए। चौथा, सर्वश्रेष्ठ पटकथा का जो अवार्ड है वो शाही कबीर जी को दिया गया नायट्टू फिल्म के लिए जो कि एक मलयालम फिल्म है। अगला, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन जो है वो एस राजमौली जी को दिया गया था RRR फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार कश्मीरी सुंदरी को दिया गया जो कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की एक गीत है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ छायांकन का जो अवार्ड है वो रवि वर्मा को दिया गया सरदार उधम सिंह मूवी के लिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ संपादन का जो पुरस्कार है वो राजू ओंकारे को दिया गया रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन का पुरस्कार RRR को दिया गया। अगला, सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा डिज़ाइन का जो पुरस्कार है वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया। अगला, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का जो पुरस्कार है वो सरदार उधम सिंह जी को दिया गया था। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको इस PDF में डिस्कशन कर लिया गया है। 8वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज के 8वीं न्यूज़ है आज की कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में।
दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह एक बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत परियोजना है जिसे अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह एक नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। यह जो परियोजना है वह दिबांग नदी पर स्थित है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में बहती है। परियोजना का जो उद्देश्य है वह दिबांग नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना और बिजली उत्पादन करना है। अगर दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य घटक जो हैं वो नीचे बताए गए हैं। पहला मेन इंपॉर्टेंट घटक है एक बांध है जिसकी ऊंचाई जो है वो 120 मीटर की है। दूसरा घटक है एक जलाशय है जिसकी क्षमता 11.8 बिलियन घन मीटर है, यानी कि 11.8 बिलियन मीटर क्यूब जो है इसका जो है एक तरीके से क्षमता है। अगला इसका घटक है एक पन बिजली संयंत्र भी है जिसकी जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट की है। अगला घटक है परियोजना का जो निर्माण है वो 2010 में शुरू हो गया था और 2024 तक पूरा होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। परियोजना का कुल लागत जो है वो 42,000 करोड़ रुपए है। तो ये जो 8वीं न्यूज़ हुई दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, आप याद रखिएगा कि ये जो परियोजना है वो कहाँ चल रही है, ये पूछा जा सकता है। आज के 9वें न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ है इजराइल का प्राकृतिक गैस उत्पादन के बारे में। इजराइल और हमास के बारे में जो युद्ध चल रहा है उसी से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इजराइल के बारे में न्यूज़ आई थी। इजराइल ने घोषणा की है कि वह 2025 तक अपने प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। यह जो वृद्धि है वो 2 नए तेल और गैस क्षेत्र, एक क्षेत्र है टैमार का पहला वाला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है लेवी, इसकी जो खोज है और विकास के कारण होगी। टैमार जो क्षेत्र है वह इजराइल का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है और जो लेवी क्षेत्र है उसमें भी महत्वपूर्ण मात्रा में गैस होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस वृद्धि के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पहला है कि टैमार क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को 2 गुना किया जाएगा। दूसरा है लेवी क्षेत्र में विकास जो है वो शुरू किया जाएगा। तीसरा जो है वो नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज के लिए नए अन्वेषण किए जाएंगे। इसके जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं यानी कि जो लाभ हैं, पहला लाभ होगा कि इजराइल की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। दूसरा, इजराइल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और तीसरा है इजराइल को एक प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यातक बनने में मदद भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी। पहली चुनौती होगी पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता हो सकती है। दूसरी चुनौती होगी सुरक्षा चिंताएं भी हो सकती हैं और इजराइल के पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। पड़ोसियों के साथ तनाव क्या बढ़ेगा, अभी हमास के साथ युद्ध चल ही रहा है, ऊपर से लेबनान युद्ध कर ही रहा है, नीचे से ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है मुजाहिदीन को, तो वो पहले से ही परेशान है। फिर उसके बाद ये सब कर लेगा तो लोग और गुस्सा हो जाएंगे और इसके ऊपर जो है वो हमला करने लगेंगे। तो आज की 9वीं न्यूज़ जो है वो क्या है, वह है इजराइल के प्राकृतिक गैस उत्पादन के बारे में बताया गया है। और आज की अंतिम यानी कि 10वीं जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है मेटा का एक नया एआई मॉडल आ गया है। मेटा ने हाल ही में एक नए एआई मॉडल सीमलेस M4T विकसित किया है जो टेक्स्ट और स्पीच में 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद और प्रतिलेखन कर सकता है। यह जो मॉडल है एक बड़ी भाषा मॉडल LLM पर है जिसे टेक्स्ट और ऑडियो डेटा के लिए एक विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया है। सीमलेस M4T अभी भी विकास के अधीन है लेकिन यह पहले से ही कई भाषाओं में सटीक अनुवाद प्रदान करने में सक्षम है। अगर सीमलेस M4T के कुछ संभावित अनुप्रयोग की बात की जाए तो इसका जो प्रयोग है वह अंतर्राष्ट्रीय संचार को बढ़ावा देना है। इसके प्रयोग से भाषा सीखने को आसान बनाना भी होगा और तीसरा विकासशील देशों में पहुंच बढ़ाना भी होगा। अगर इसके कुछ लाभ देखे जाएं तो पहला लाभ है सटीकता होगी, दूसरा लाभ है कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और तीसरा लाभ है वर्चस्व भी स्थापित होगा। तो ये जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है वह कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।